हेलो गाइज, आज बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसका सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों, मूवी का नाम है द केरला स्टोरी, जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। और दोस्तों, मेकर्स में इतना ज्यादा गट्स था कि उन्होंने इस फिल्म को ना सिर्फ बनाया बल्कि इसमें हो चुकी रियल जो घटना हुई है उनके बारे में बताया है। और इस फिल्म में केरला के 32,000 गर्ल्स का कन्वर्जन कैसे हुआ और कैसे उन्हें आईएसआई जैसे संगठन में भर्ती किया गया, ये सब दिखाया गया है। अब ये बातें कितनी सच है कितनी झूठी हैं, ये तो जब आप स्टोरी को देखेंगे तभी आप समझेंगे। हम बात करते हैं कहानी की। तो कहानी शुरू होती है शालिनी नाम की एक लड़की से जो किसी जेल में है और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि ऑफिसर्स के पास उसके खिलाफ एक बहुत ज्यादा ठोस सबूत है जिसमें उसका नाम शालिनी नहीं है बल्कि फातिमा है और वो है टेररिस्ट जो काम करती है आईएसआई के लिए। ये सारे सबूत उसके खिलाफ हो जाते हैं, इसीलिए वो खुद को प्रूफ नहीं कर सकती कि वो इंडिया से है और उसका नाम शालिनी है, लेकिन वो बताती है कि वो इंडिया से है और ये सब एक ट्रैप है। हजारों लड़कियां ऐसे ही इस ट्रैप में फंस रही हैं और रेगिस्तान में दफन हो जाती हैं। और ऐसा कोई इंडिविजुअल एक रिमोट है जो ये सब कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि वो क्या कर रही हैं उनकी बॉडी पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं शालिनी को जो कि बुर्का पहने एक आदमी के साथ कहीं जा रही है। यह गाड़ी में बैठकर हिंदूकुश जाती है जो कि अफगानिस्तान में। यहाँ कुछ लोग उससे मिलते हैं। शालिनी के साथ जो लड़का है उसका नाम इजाक है। इज्जत के साथ ये सभी बातें करते हैं और कहते हैं हम अपने धर्म को कायम करेंगे। हर जगह पे वे लोग यही बात करते हैं। और शालिनी को शाहबाद हैरत अफगानिस्तान जाना है जहां पर उसे कुछ दिन के लिए वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इसी बीच रास्ते में काफी सारे चेक पोस्ट आते हैं। अमेरिकन बॉर्डर से निकालने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आईएसआई, तालिबानी, हक्कानी, अलकायदा जैसे लोग इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते। वो यहाँ तक कि अपने भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ अपने पे विश्वास करते हैं। तो उनसे थोड़ा सावधानी से वहां निकलना पड़ता है। उधर शालिनी कुछ औरतों से बात करती है उनके उस जगह के बारे में, तो उसे याद आता है अपना घर केरला। और हम स्टोरी को देखते हैं 2 साल पीछे, जहां शालिनी अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रही है। वो काफी खूबसूरत है, प्योर हर्ट है और उसके दिल में कोई छल नहीं है, भेदभाव नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया कैसी है ये उसे मालूम नहीं है। यहाँ उसके साथ उसकी अम्मा और ग्रैंडमा रहती हैं। यहाँ वो अपनी पढ़ाई खत्म कर चुकी है। अब उसे अपने कैरियर के लिए ही नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, जिसके लिए वो केरला के ही एक कॉलेज में एडमिशन लेती है जो कि उसके गाँव से काफी दूर है। इसीलिए वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी 3 रूममेट से, जिसका नाम, एक का नाम है गीतांजलि, आसिफा जो कि एक मुस्लिम है और एक है नीमा जो कि कैथोलिक लड़की है। यहाँ ये चारों मिलकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। कॉलेज के पहले ही दिन हम देखते हैं कॉलेज का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ भी फ्री टू कश्मीर का नारा लग रहा है। उधर वो अपना लेक्चर देती है और लेक्चर लेते हुए हम देखते हैं कुछ लोग उनकी फोटोज खींच रहे हैं। इन फोटोज को देखकर 2 आदमी कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ से स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम शालिनी को उसी जेल में देख रहे होते हैं जहाँ पे ऑफिसर्स उसके साथ पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ साड़ी नाम से उसके नाम का प्रूफ मांगते हैं, लेकिन शालिनी के पास कोई पेपर नहीं होता, इसीलिए वो कोई प्रूफ नहीं दे पाती है। यहाँ वो बताती है स्टोरी की कि वो कैसे आईएसआई में आई। यहाँ से स्टोरी फिर से एक बीच में फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं शालिनी कैसे आईएसआई के हाथ में लगती है। यहाँ शालिनी को हम सुदूर घाटी अफगानिस्तान में देखते हैं जहां वो हैरत की तरफ निकलने के लिए तैयारी कर रही है। यहाँ रास्ते में एक धार्मिक संगठन है जो कि एक ट्रक को खुलवाता है जिसमें कई सारी लड़कियां होती हैं। वो उन्हें बाहर निकाल आता है और वो उन्हें जबरदस्ती मारता पीटता है। इसके बाद वह उन सभी को गोली मारकर वहीं पे खत्म कर देता है। ये सब देखकर शालिनी काफी डर जाती है। वो इज्जत के साथ आगे निकलने के लिए निकल जाती है। ये लोग अफगानिस्तान के शाहबाद पहुंच जाते हैं जहां इन दोनों को कुछ दिन रहना है। शालिनी अपनी अम्मा से बात करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन उनको जो साथ लेके आया है वो ड्राइवर उसे बताता है कि लड़कियों का फोन चलाना
हमारे धर्म में पाप माना जाता है। ये सब सुन के शालिनी को कुछ समझ में नहीं आता है। इधर कमरे में आकर इजाक शालिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यह हमें पता चलता है कि शालिनी पेट से है और ये बच्चा इजाक का नहीं है, इसीलिए उसने उससे शादी की है ताकि शालिनी के बच्चे को बाप का नाम मिले, और शालिनी भी इसीलिए शादी की है, उसका बच्चा नाजायज ना कहलाए। लेकिन उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा वो उठाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, और वो मानता है ये धर्म में लिखा है कि वो उसका पति है तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। शालिनी अपने साथ ये सब होता देखकर बहुत दुखी हो जाती है और यहीं से स्टोरी वापस केरला की तरफ जाती है। यानी शालिनी जब नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, यहाँ शालिनी अपने तीनों दोस्तों के साथ काफ़ी खुश रहती है। यहाँ आसिफा बाग को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रही है। उसकी बातों से काफ़ी अजीब लग रहा है कि वो भी किसी न किसी से मिली हुई है जहां वो कॉलेज था। आसिफा उसी कॉलेज के आसपास रहती थी, इसीलिए उस एरिया के बारे में उसे अच्छे से पता था। एक दिन वो जिद करके उन सभी को बीच में लेके जाती है और बोलती है हमारे साथ हमारे 2 लड़के दोस्त भी आएंगे, जिसके लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं अब्दुल और रमीज को। रमीज एक मेडिकल स्टूडेंट है और अब्दुल अपना कोई बिजनेस करने वाला है। यहाँ ये सारे मिलकर बीच को एंजॉय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रमीज और शालिनी के बीच में थोड़ी सी नज़दीकियाँ आने लगी हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और ये चारों सहेलियाँ मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाती हैं। खाना खाकर वापस रास्ते में आती हैं तो ये सभी मिलकर एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ आसिफा अपने रिलीजन के बारे में बताती है कि अगर हम पाप करते हैं तो हमें दोजक की आग में जलाया जाता है, और तो और दोजक की आग एक कुएं में होती है जिसमें काफिरों यानी अल्लाह की बात ना मानने वाले इंसानों को डाला जाता है, और ये आग हमारी दुनिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये सारी बातें शालिनी को काफ़ी हर्ट कर रही होती हैं क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से बताती है। आसिफा बाहर वीकेंड पे इन तीनों को अपने घर बुलाया करती है, लेकिन घर ज़्यादा दूर नहीं है, ये इसीलिए अपने पेरेंट्स मिलने के लिए चली जाती हैं। लेकिन शालिनी है और गीतांजलि दोनों उसके घर पे टाइम स्पेंड करती हैं। इसी वजह से वो उन दोनों लड़कों अब्दुल और रमीज के साथ भी रहती हैं। अब यहीं से कहानी बीच में फ्लैशबैक में जाती है, यानी शहबाज जहाँ पे शालिनी ठहरे हुए हैं, इज्जत को कोई काम याद आ जाता है, इसीलिए वहाँ से जाता है और वो शालिनी को बोलता है कि अपना ध्यान रखे और यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना। लेकिन शालिनी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में देखती है कुछ लोग एक लड़की को और उसके पति को सजा दे रहे हैं। सजा के तौर पर उसके पति का सिर काट देते हैं और लड़की का हाथ काट देते हैं। यहाँ शालिनी ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। उसकी पड़ोस की एक लड़की होती है जिसका नाम साजिया है, वो उसे वहाँ से बचाकर बाहर लाती है और उसे बताती है उस लड़की का हाथ इसलिए काटा गया है क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी और ऐसा करना शरिया के हराम में आता है, इसीलिए उसका हाथ काट दिया गया था। ये बात सुनकर शालिनी अपने भगवान को याद करने लगती है। इसके बाद कहानी वापस इस फ्लैशबैक से पिछले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं आसिफा का राज खुल जाता है। वो उन लोगों के साथ मिलकर इन तीनों को बेवकूफ़ बना रही है और अपने धर्म की बातें कर करके उनका माइंड वॉश कर रही है ताकि वो उसके धर्म में आ जाएं और उसके कहे पे चलें। यहाँ हम देखते हैं कि आसिफा को उसके उस संगठन के हेड पर्सन एक दवाई देते हैं। वो बताते हैं कि दवाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए कोई परेशानी आएगी, किसी आदमी को हटाना होगा रास्ते से, तो ये तुम्हें हिम्मत देगी। इधर वीकेंड की छुट्टी खत्म होने के बाद गीतांजलि, शालिनी और नीमा तीनों एक मॉल में मिलते हैं। यहाँ मॉल में ये तीनों शॉपिंग करते हैं। उधर आसिफा कुछ लोगों को फ़ोन करके उनके पीछे भेज देती है। यहाँ ये लड़के इन तीनों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मॉल में उनके कपड़े फाड़ देते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आता। यहाँ एक मुसलमान औरत अपना दुपट्टा देती है उनके कपड़ों को ढकने के लिए। ये सारे इंसिडेंट के बारे में जब आसिफा को पता चलता है तो उसे मौका मिल जाता है फिर से उन दोनों का ब्रेन वॉश करने के लिए। वो उनसे बोलती है इसीलिए हमारा धर्म बेस्ट है क्योंकि हम हिजाब पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी ढकी रहती है। आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ
किसी हिजाब वाली लड़की के साथ कोई जबरदस्ती कर सके। इन लड़कियों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में जब अब्दुल और रमेश को पता चलता है, ये दोनों बोलते हैं अगर हम होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बात सुन के उन दोनों को प्रोटेक्टिव फील होता है। धीरे धीरे करके वो दोनों उन दोनों के प्यार में धीरे धीरे डूबने लगती हैं। इधर आसिफा कोशिश करती है नीमा को भी वो अपने चंगुल में फंसा सके, लेकिन नीमा उसके बातों में बिल्कुल नहीं आती है। उनके इस घटना को ओवरकम करने के लिए अब्दुल और रमेश उन दोनों को एक मेडिसिन देते हैं। एक्चुअल में ये ड्रग्स होता है, ताकि उन्हें धीरे धीरे इसकी लत लग जाए। ये दोनों स्ट्रेस से कम होने के लिए वो मेडिसिन ले लेते हैं। अब यहाँ धीरे धीरे एक गीतांजलि और शालिनी दोनों इस्लाम धर्म में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, जैसे इस्लामी किताबें पढ़ना, उसकी कथाएं सुनना, हिजाब पहनना। अब धीरे धीरे करके ये दोनों अब्दुल और रमीज के जाल में फंसने लगती हैं। वो दोनों उन दोनों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों ने बोला था कि अल्लाह के सामने अगर कबूल करके किया जाए सब कुछ पुण्य होता है। इसीलिए वो दोनों उनकी बातों में आ जाती हैं। अब यहीं से स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ शालिनी ऑफिसर्स को बताती है उस ड्रग्स के बारे में जो ड्रग्स अब्दुल और रमीज उन्हें दिया करते थे। यहाँ स्टोरी वापस मध्य फ्लैशबैक में जाती है, जहां शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है। शालिनी अपने बच्चे के बारे में बताने के लिए अपनी मां को कॉल करना चाहती है, तो वो साजिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक कॉल करवा दे, लेकिन साजिया साफ साफ मना कर देती है। फिर शालिनी के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद साहजी उस औरत के घर लेके जाती है जिसका नाम नाजिया है। नाजिया जब जानती है कि वो फ़ोन पे बात करना चाहती है तो वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि हमारे फ़ोन अमेरिकन स्टैब कर रहे हैं और हमारे ठिकाने के बारे में उन्हें पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो उसे सिर्फ वॉइस मैसेज करने की इजाज़त दे देती है। यहाँ शालिनी अपनी सारी प्रॉब्लम उस वॉइस मैसेज में अपनी माँ को सेंड कर देती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और नाजिया को फ़ोन देखकर उसे मार देता है। ये देखकर शालिनी काफ़ी डर जाती है। अब यहीं से कहानी वापस केरला की तरफ जाती है, जहां हम देखते हैं आसिफा इन दिनों गॉड के बारे में बात करती है और कहती है ये हेल्पलेस हैं क्योंकि ये खुद की मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या करेंगे। ये सारी बातें गीतांजलि और शालिनी को ठीक लगती हैं, इसीलिए शालिनी और गीतांजलि दोनों अपने अपने घर पहुंचती हैं। हिजाब पहन के ये देखकर उनके फादर और शालिनी के माम चौंक जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये वापस कॉलेज की तरफ आती हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, लेकिन रमीज उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है क्योंकि शालिनी हिंदू है और उसके फादर चाहते हैं कोई मुस्लिम लड़की से ही वो शादी करे। तो यहाँ पे आसिफा अपना जाल बिछाती है। वो शालिनी को फंसाने के लिए बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, शालिनी इस्लाम धर्म कबूल कर लेगी, जिससे वो अपने प्यार को भी पा जाएगी और अपनी इज्जत भी बचा लेगी, क्योंकि वैसे भी वो अब धीरे धीरे इस्लामिक हो ही चुकी है। इस्लामिक बुक पढ़ती है, हिजाब पहनती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। शालिनी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से उसकी बात मान लेती है और वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेती है। यहाँ देखती है कुछ और लड़कियाँ भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, क्योंकि वो अपने लव को पाना चाहती हैं और इसीलिए वे सभी इस्लाम धर्म को कबूल कर रही हैं। इधर गीतांजलि के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी है, तो उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। इस वजह से उसकी माँ उससे बोलती है तुमने ये धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाया है तो तुम अपने गहने आके ले जाओ। ये बात वो आसिफा को बता देती है, तो आसिफा कहती है काफिरों का कुछ भी लेना शरिया में हराम माना जाता है और अगर तुम्हें अपनी चीज़ वापस चाहिए तो फिर से तुम्हें उसके ऊपर थूकना होगा। गीतांजलि ये बात सुनकर सीधे अपने डैड से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। यहाँ वो बोलती है जो भी हो रहा है वो उनके एक कदम है और वो अपने डैड के माथे पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता और वो टूट जाती है। वो अपनी बेटी का ये बर्ताव सहन नहीं कर पाती। गीतांजलि इस्लाम धर्म कबूल कर चुकी है, वो काफ़ी बोल्ड हो चुकी है। वो अब्दुल से बात करती है, उसे अपनी न्यूड पिक्स भेजती है, क्योंकि अब्दुल से आगे के लिए सेव रखना चाहता था, क्योंकि रमीज ने
शालिनी को प्रेग्नेंट करके अपना काम करा लिया था। अब शालिनी के पास एक ही रास्ता था, जैसा इस्लाम धर्म चाहेगा वो वैसा करेगी, लेकिन अभी तक अब्दुल ने अपना ये काम नहीं किया, इसीलिए वो इस न्यूड पिक के जरिए गीतांजलि से अपना काम करवाएगा। उधर शालिनी की शादी की डेट आ जाती है। शालिनी को मालूम पड़ता है रमीज भाग गया है, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते कि वो शालिनी से शादी करे। यहाँ शालिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो मौलवी उसे एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें एक भले आदमी इजाक से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह की राह पर चलने के लिए तुम्हें उसके साथ सीरिया जाना होगा। शालिनी अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए और अपनी लाइफ ठीक करने के लिए इजाक से शादी कर लेती है। यहाँ शालिनी को शादी करते देख उसकी अम्मा काफ़ी घबरा जाती हैं, तो वो उसे बोलती हैं वो उसके पति को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन वो घर चले। लेकिन यहाँ शालिनी उसके साथ नहीं जाती और दूसरी तरफ गीतांजलि के ऊपर अब्दुल प्रेशर कर रहा होता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। यहाँ अब्दुल गीतांजलि को धमकी देता है कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो उसकी न्यूड पिक्स को वायरल कर देगा। ये सब जानकर वो समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है लड़कियों को फंसाने के लिए। यहाँ वो हॉस्टल छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है, लेकिन तभी वो एक दिन न्यूज़ देखती है कि उसकी पिक्स वायरल हो चुकी हैं। इस वजह से गीतांजलि को काफ़ी शर्म आती है और वो खुद को जान से मारकर खत्म कर देती है। इधर कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं शालिनी अकेले साहबा में है और यहाँ दो लोग आते हैं बंदूक लेकर। वो बताते हैं कि वो शहीद हो चुका है। ये सुनकर शालिनी एकदम हक्की बक्की रह जाती है। वो दोनों उसे पकड़कर कहीं दूर लेके जाते हैं। कहानी वापस केरला की तरफ आती है, जहां हम देखते हैं कि शादी के बाद शालिनी का सब कुछ तय हो चुका था कि वो सीरिया जाने वाली है। उसके पासपोर्ट और नकली नाम की आईडी सब कुछ तैयार हो चुकी थी। शालिनी इंडिया से होते हुए श्रीलंका, फिर श्रीलंका से सीधे सीरिया पहुंचेगी। यहाँ श्रीलंका में उसे कॉल आता है। नीमा का उसे एक सच्चाई बताती है। वो बताती है ये सब एक ट्रैप है। वो बताती है रमीज भाग कर कहीं नहीं गया है, वो यहीं पे है। अब वो दूसरी लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी सच्चाई पता करने के लिए मैं उसी के साथ थी। उसने मेरे ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर मेरे साथ कई दिनों तक गलत काम किया। वो बताती है गीतांजलि ने फांसी लगाकर खुद को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये बात शालिनी को नहीं पता थी। आसिफा उससे सारी बात छुपाया करती थी। ये सारी बात जान के शालिनी दंग रह जाती है। वो फ़ोन कट कर देती है और जाकर इजाक को गले लगा लेती है। यहाँ हमें लगता है कि शालिनी की आंखें खुल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी आंखों पे धर्म का पट्टा ऐसा चढ़ा हुआ था, उसका माइंड वॉश ऐसे किया गया था। उसे ये सब लगता है कि उसके घर में जो साथ है उनके, वही सब इनको ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए सीरिया जा रही है, इसीलिए वो खुश है। उधर नीमा केरला के पुलिस स्टेशन जाती है। वो उन सभी को वो सारी सच्चाई बताती है, लेकिन केरला की पुलिस उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन वह उसे विश्वास दिलाती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई जरूर होगी। नीमा के साथ गीतांजलि के और शालिनी के पेरेंट्स भी होते हैं। इधर कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर वे दोनों टेररिस्ट शालिनी को लेकर वहां से जाते हैं। कहीं वो उस बच्चे को छीन लेते हैं और शालिनी को एक कैंप में डाल देते हैं, जहां उसकी जैसे और भी बहुत सारी औरतें रहती हैं जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, जिसे सहकर शालिनी वापस खड़ी होती है और वहां से भागने का प्लान बनाती है। यहाँ वो अपने साथ कुछ लड़कियों को लेके भी जाती है, लेकिन एक एक करके वो लड़कियां गोली का शिकार हो जाती हैं। शालिनी कैसे भी करके दूसरी तरफ भाग जाती है और थक कर वहीं पे गिर जाती है। तभी यहाँ पर सीरिया के पुलिस ऑफिसर्स का हेलीकॉप्टर आता है। वो अपने ड्रोन को नीचे करके देखते हैं कि शालिनी बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर सीरिया के जेल में लेके जाते हैं, जहां शालिनी का स्टार्टिंग का वही इंट्रोगेशन वाला सीन दिखाया जाता है, जहां उसके पास अपने नाम का कोई सबूत न होने की वजह से वो एक टेररिस्ट घोषित हो जाती है। यहाँ शालिनी उन सभी को बताती है ऐसे ही 32,000 लड़कियां कन्वर्जन हो चुकी हैं और फिर वो केरला से श्रीलंका, फिर सीरिया, अफगानिस्तान, न जाने
किन संगठनों आईएसआई, अलकायदा, इन सभी को बेच दी जाती हैं। यहाँ पुलिस शालिनी की बात पर विश्वास करना चाहती है, लेकिन शालिनी के पास कोई सबूत नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ शालिनी उनसे बोलती है मुझे अपने अम्मा से इंडिया में बात करनी है। यहाँ शालिनी अपनी अम्मा से बात करती है और उनसे बोलती है कि वो वापस जरूर आएगी और सब कुछ ठीक कर देगी, और यहीं पे इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइए।